नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार तक पे। तो आज आप लोगों के बीच मैं पुनः उपस्थित आया हूँ हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि है 1857 ईस्वी की क्रांति, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। और यही 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसका साथ दिया था जमींदार लोग, किसान लोग, है ना। तो बारी बारी से इसका प्रत्येक पहलू को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही इसमें यह भी देखेंगे कि यह विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, फिर यह विद्रोह किस प्रकार से असफल रहा। आपको पता है 1857 ईस्वी की क्रांति सफल नहीं रहा था, और इसके असफलता के कारण क्या प्रमुख कारण थे, क्या वजह थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अलग अलग इनके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का। तो आप लोग सभी बने रहिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा, अन्यथा पूरा जो है स्पष्ट तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति, जैसा कि आपको हेडलाइन में ही पता चल रहा है कि यह क्रांति 1857 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये तो आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है। तो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, इसका बहुत सारा कारण था। तो कारण में अगर हम लोग देखें तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। ए नंबर में हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा है सभी कारणों को, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। पहला है राजनीतिक कारण, यानी पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे। तो उसमें देखिए ब्रिटिश सरकार में जो है एक नियम लागू किया गया था, एक व्यवस्था चली थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, हड़प नीति, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापक नीति। ये डलहौजी ने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा था। इन्होंने एक जो है नीति नियम लागू किया था, जो कि था हड़प नीति, जिसको हम लोग व्यापक नीति कहते हैं। तो हड़प नीति में था कि अगर कोई क्षेत्र के शासक है और उनका कोई अपना संतान नहीं है, यानी अपना कोई संतान अगर नहीं है उस राजा या उस शासक को, तो उसके साम्राज्य को, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प के, छीन के मिला लिया जाएगा। यही नियम था हड़प नीति। ठीक है, एक तो था अगर कोई अपना संतान नहीं होगा, तो इस आधार पर भी। दूसरा था कि अगर किसी क्षेत्र के शासक योग्य नहीं है, यानी अयोग्य है, शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे, कुशासन हो रहा है, तो उस आधार पर भी क्षेत्र को छीन के हड़प के मिला लिया जाता था। जैसे कि अपना बिहार का जो मगध का क्षेत्र था, तो मगध को भी हड़पा गया था हड़प नीति के तहत। वो कुशासन के आधार पे था, मगध में शासक था, लेकिन बोला गया कि यह योग्य शासक नहीं है, कुशासन चल रहा है, अच्छा से सुशासन नहीं है, कुशासन है, इसीलिए मगध को भी हड़प लिया गया था। तो यह भी एक ध्यान रखिएगा। हड़प नीति के तहत ही झांसी को भी हड़पा गया था, क्योंकि झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वीरांगना, उनका अपना संतान नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र, तो झांसी को भी छीना गया था। तो इसी वजह से झांसी की रानी भी विद्रोह किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये हड़प नीति एक राजनीतिक कारण रहा। फिर दूसरा देखिए नस्लीय भेदभाव, यानी नस्ल के आधार पर भी जो है ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश वायसराय के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। तो यह भी एक राजनीतिक कारण के रूप में शामिल है। फिर इसके बाद देखिए सामाजिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, इसको समझिए। समाज में कौन कौन सी प्रथाएं चल रही थी ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा, धर्म में किस तरह से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया ब्रिटिश सरकार, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति पर। तो इसमें भी देखिए ब्रिटिश जो कंपनी थी वो भारत में चाहती थी कि जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ईसाई प्रचारकों को, यानी ईसाई धर्म के प्रचारक को नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था कि आप जाइए और बाकी जितने हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई धर्म, सिख धर्म के लोग हैं, यानी ईसाई के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं उनको माइंड वॉश कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ईसाई धर्म के बारे में जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताइए, ताकि वो अपना धर्म छोड़ करके आ जाए ईसाई धर्म में। तो उसी को कहते थे ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म में बदलने का प्रयास किया करते थे घूम घूम के, ठीक है। तो ब्रिटिश के द्वारा ये ईसाई मिशनरियों की जो नियुक्ति की गई थी, ये भी एक कारण रहा था, जो कि धार्मिक कारण में आएगा, धर्म परिवर्तन वाली बात थी, तो इनकी नियुक्ति की जा रही थी, ये भी कारण था। दूसरी जो है सामाजिक कारण में देखिए आप, सती प्रथा जो है चल रहा था, तो ये भी था एक कारण। फिर इसके बाद दास प्रथा जो चल रही थी, गुलाम बनाने वाली सिस्टम, यह भी था एक कारण। सती प्रथा आपको पता होगा, जिसका अंत राजा राम मोहन राय ने के प्रयास विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा में अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको जिंदा उसके पति के साथ उसी चिता पे जला दिया जाता था, यही था सती प्रथा। तो यह सामाजिक कारण में था। और दूसरा था दास प्रथा, जिसमें कि गुलाम बनाया जाता था और उससे जो है श्वसन के तहत काम किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, दमन किया जाता था, तो यह भी एक कारण था। तीसरा अगर देखें आर्थिक कारण में, तो आर्थिक कारण में आपको पता है, इससे पहले हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था करके हमारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से खेती करने वाले किसान से जो है टैक्स वसूला करती थी, भूमि के ऊपर टैक्स किस प्रकार लगाया था। तो उसमें 3 प्रकार का सिस्टम था, जिसमें हमने पढ़ाया था अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और जो है एक महालवाड़ी, ठीक है। ये तीनों जमीन के ऊपर टैक्स वसूलने की जो व्यवस्था थी, किसान से जो टैक्स वसूलने की व्यवस्था थी, ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो यह भी जो है एक आर्थिक कारण रहा था, इससे किसान लोग जो है शोषित हो रहा था, तो वो लोग भी नाराज थे, इसलिए किसान लोग भी इसमें शामिल हुआ था। फिर आगे देखिए सैनिक कारण, सेना में जो है कुछ भेदभाव चल रहा था, सेना लोग नाराज थे, जो भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे अपना रोजगार पाने के लिए, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी हो रहा था, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। तो उसमें भी आप अगर देखें तो जो इंग्लैंड का सिपाही था, ब्रिटेन का मूलतः सिपाही था, उनको वेतन ज़्यादा मिलता था, और जो भारत के सिपाही थे, भारतीय सिपाही ब्रिटिश सेना में, उसको वेतन कम देता था, तो यह भी एक कारण था। फिर सेना में जाति के आधार पे, देश के आधार पे भी भेदभाव हो रहा था, ब्रिटिश सिपाही को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, भारतीय सिपाही के साथ खाना पीना कपड़ा वस्त्र हर एक चीज़ में भेदभाव हो रहा था। इसके बाद ये तो थी अलग अलग कारण, लेकिन मेन जो इसका कारण था, जो चरम पे था कारण, वो है तात्कालिक कारण। और इसमें था क्या, तो ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है ब्राउन बेस राइफल के जगह पे, यानी एनफील्ड राइफल जो पहले से चल रहा था, उसके जगह पे ब्राउन बेस राइफल को शामिल किया गया था, और जिसमें कि चर्बी वाले कारतूस का जो है प्रयोग किया गया था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था इस राइफल में। और चर्बी में अगर देखा जाए तो गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी दोनों मिलाया गया था, ऐसा अफवाह चल रहा था। अब क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कारण है कि चर्बी वाले कारतूस का जो है ब्रिटिश सिपाही में जो उसका बंदूक था, राइफल था, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था, गाय और सुअर का चर्बी। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाही इससे नाराज थे, क्योंकि हिंदू के लिए जो है गाय पवित्र माना जाता है, और गाय का मांस, गाय का चमड़ा मुंह में नहीं लिया जाता है, क्योंकि गाय को हम लोग पूजते हैं हिंदू समाज में। और मुसलमान लोग सुअर को, यानी इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, वो सुअर को अपवित्र मानते हैं, वो भी चर्बी को नहीं ले सकते हैं, इसलिए दोनों धर्म के लिए संकट का विषय था। तो इसलिए गाय एवं सुअर का चर्बी मिलाने की वजह से जो भारत में जो भारतीय सेना जो थे, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुसलमान समाज के हो, इस्लाम धर्म के हो, दोनों के लिए संकट का विषय था। इसीलिए ये जो है तात्कालिक कारण के रूप में उभर के सामने आया, और ब्रिटिश सिपाही में जितने भी भारतीय सैनिक थे वो सभी ने इसका जोर शोर से विरोध किया। जिसमें कि आपको पता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे मंगल पांडे,
तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से था, मेरठ उसका घर था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो था पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे सिपाही था, सेवा दे रहा था ब्रिटिश सेना में, और सिपाही में भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का अधिकारी के पद पे था सेना में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने ही विरोध किया था, और ये विरोध किया था, आपको ध्यान रखना है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा जो है ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग, ये जबरदस्ती मंगल पांडे से चर्बी वाले कारतूस यानी इस बंदूक को, इस गोली को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। मंगल पांडे को जबरदस्ती चलाने का प्रयास किया। मजबूरन मंगल पांडे ने ये चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लिया, दांत से काट के राइफल में फिट किया, और क्रोधित होकर, गुस्सा होकर सबसे पहले इन दोनों अधिकारी के ऊपर बंदूक चलाया और इन दोनों अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिया। तो शुरुआत अगर देखा जाए तो 29 मार्च 1857 को ही हो चुका है मंगल पांडे के द्वारा ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करके। लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरह से शांत कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है मंगल पांडे को फिर जो है पकड़ लिया गया तुरंत, और उसको जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दिया गया, इसके बाद बाकी जितने भी सैनिक थे, शवों में क्रांति की लहर फैल गई, आग का ज्वाला उत्पन्न हो गया, और यह विद्रोह पूरी तरह से एकदम तात्कालिक रूप से तैयार हो गया, जो कि ये मेन कारण हुआ। फिर इसके बाद जितने भी सिपाही थे सबों ने जो है शामिल होकर, इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ रुख किया। मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में वहाँ के उस टाइम पे जो है 1857 के टाइम पे मुगल वंश के जो है शासन थे। मुगल वंश का शासक था, जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। वो थोड़ा उम्रदराज हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसका जो सेनापति था जिसका नाम था बख्त खां, उन्होंने जो है सिपाहियों का जो है नेतृत्व किया, क्योंकि सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है और हम सभी चाहते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन में शामिल हो और आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें, इस क्रांति का नेतृत्व करें। तो बहादुर शाह जफर तो पहली बार मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास उतनी सुविधा है नहीं, न तो सैनिक है, न मेरे पास आर्थिक शक्ति है। ब्रिटिश सिपाही, ब्रिटिश सेना बहुत मजबूत है, ताकतवर है, हम उसका मुकाबला इतना कम सैनिक से, इतना कम बजट में नहीं कर पाएंगे। फिर भी सिपाहियों का हौसला देखते हुए बहादुर शाह जफर ने उनके आग्रह को स्वीकार किया, और 1857 ईस्वी में उन्होंने जो है लीड करने का, नेतृत्व करने का जो है सहमति जताई। इस प्रकार से मेन रूप से तो देखा जाए तो उनका जो सेनापति था बख्त खां, उन्होंने ही लीड किया था, लेकिन डायरेक्शन दे रहे थे कौन? तो बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो है बाकी जितने भी अलग अलग क्षेत्र के राजा थे, सबों के पास चिट्ठी लिखा, सबों से रिक्वेस्ट किया कि आप सभी जो है इस सिपाहियों के विद्रोह में अपना योगदान दें, सहयोग करें भारतीय सिपाहियों को। परंतु सभी ने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, कोई भी ब्रिटिश से जो है मुकाबला नहीं करना चाहा, सब अपना पलड़ा झाड़ दिया। फिर भी जो है बहादुर शाह जफर डटे रहे और सिपाहियों का जो है साथ दिया। आगे चल के अगर देखा जाए तो आपको पता चल है कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय में, अलग अलग महीना में यह विद्रोह शुरुआत हुआ, जिसमें कि अगर देखें तो झांसी में हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, बिहार में हुआ वीर कुंवर सिंह के द्वारा, पटना में हुआ पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी के, उनके द्वारा, और अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है नेतृत्व करता, अलग अलग जो है क्रांतिकारी के द्वारा यह विद्रोह चला, और अंग्रेज जो है बड़ी आसानी से अपने सिपाहियों को भेज करके अलग अलग समय पे दबा दिया विद्रोह को। तो अंत में चल के जो है
बहादुर शाह जफर को भी पकड़ के कैद करके रंगून भेज दिया गया, निर्वासित हो गया, जहाँ पे रंगून में ही उसका निधन भी हो गया, वहीं पे उसको दफना भी दिया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है तात्कालिक कारण में अगर देखें तो यही चर्बी वाले कारतूस को शामिल किया गया था। और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल थी, वहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के सिपाही थे और इन्होंने पहली बार विद्रोह किया और इसीलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था, जो कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सिपाही था, लेकिन इसका घर था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ध्यान रखिएगा। फिर 10 मई को वास्तविक रूप से मेन रूप से जो शुरुआत हुआ सिपाहियों के द्वारा मंगल पांडे की मृत्यु के बाद, ये वास्तविक रूप से शुरुआत हुआ है, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में किया था, लेकिन उसका सेना प्रमुख था बख्त खान। अगर बिहार की बात करें हम लोग, बिहार में स्पेशल, तो बिहार में ध्यान रखिएगा जो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत है वो 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ है। बिहार में भी अगर देखें तो रोहिणी से, हालांकि ये रोहिणी अभी के टाइम पे बिहार में है नहीं, गया साइड में झारखंड में चले गया है, लेकिन उस टाइम पे तो झारखंड था नहीं, झारखंड तो 2000 ईस्वी में बना है, इसलिए 1857 में हम लोग रोहिणी को बिहार में ही जो है शामिल रखते हैं, क्योंकि जिस टाइम घटना हुई उस टाइम पे देखा जाता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे था। तो रोहिणी जो कि अभी झारखंड में है उस टाइम बिहार पे था, तो रोहिणी जो है गया साइड में पड़ता है। रोहिणी में ही बिहार में जो है पहली बार 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था। अगर बिहार में और देखें बाकी तो जगदीशपुर आरा में आपको पता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो कि एक जमींदार थे, 80 वर्षीय थे, बूढ़े हो चुके थे, उनका भी जमींदारी छीन गया था, इसीलिए वो अंग्रेज से नाराज थे, इसलिए वो 1857 की क्रांति में कूद पड़े। तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी पटना साहिब में, उन्होंने विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था और 25 जुलाई 1857 को जगदीशपुर आरा में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो ये आप छोटा सा है जिसके बारे में आप 1857 की ईस्वी क्रांति के बारे में आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चीज है जिसको समझना जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो देखिए क्या है, उसमें है कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई तो इस क्रांति के लिए प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इसका सिंबल रोटी और कमल का फूल, लोटस, चपाती, रोटी को चपाती भी कहते हैं, चपाती और कमल, ये इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था। इस विद्रोह का प्रतीक जो है रोटी और कमल को रखा गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर अगला एक पॉइंट और लेना चाहें इंपॉर्टेंट, तो उसमें हो जाता है कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति चल रही थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? तो वो थे पामस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। दिल्ली में शासक थे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर या द्वितीय। और उस टाइम पे भारत में जो ब्रिटिश सेना का जो वायसराय था, प्रमुख था, सेना कंपनी को जो लीड कर रहा था, कंपनी का जो प्रमुख था, वायसराय का पद, तो उस पद पे कौन था? तो ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हो रही थी तो इस टाइम पे भारत में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का जो प्रमुख कारण था इसमें हो जाएगा कि यह क्रांति सभी जगहों पे एक साथ नहीं हुआ था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में शुरुआत हुआ, इसीलिए ब्रिटिश सिपाहियों ने एकजुट होकर आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। वही सिपाही यहाँ भेजता था, फिर वही सिपाही अगले दिन वहाँ भेज दिया। इस प्रकार से उसके पास सिपाही की कमी नहीं हुई और संसाधन की कमी नहीं हुई, इसलिए आराम से उसको दबा दिया। अगर सभी जगहों पे एक साथ होता तो सिपाही की कमी हो जाती, तो उनको थोड़ा दबाने में मुश्किल होता, विद्रोह को शांत करने में मुश्किल होता। फिर इसके बाद दूसरा अगर देखें असफलता का कारण, तो यह भी हो सकता है कि भारतीय लोगों के पास जो है
हथियार की कमी थी, संसाधन की कमी थी, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे, जबकि ब्रिटिश सेना सिपाही के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास, इनके पास नहीं था। जो भी था बचा कुचा वो ब्रिटिश सिपाही का ही था, दिया हुआ, उसका छिना हुआ। तो यह भी एक कारण था। तीसरा जो सबसे अहम कारण हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे या बड़े स्तर पे कोई भी जो है नेतृत्वकर्ता एक नहीं था, यह भी एक कारण है। सब अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस क्रांति में उतरे थे। कोई एक मकसद नहीं था कि क्रांति किस वजह से होनी चाहिए, किस वजह से हो रहा है। किसी का जमींदारी छीन गया था, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के जमींदार रह चुके थे और उनकी जमींदारी ब्रिटिश के द्वारा छीन ली गई थी, इसीलिए ये ब्रिटिश से नाराज थे, इसलिए इन्होंने इस क्रांति में कूद पड़ा। तो इनका तो अपना मतलब था। झांसी में भी जो उसका पुत्र था गोद लिया हुआ दामोदर राव जो था, उनका जो पुत्र था, दत्तक पुत्र गंगाधर राव की जो विधवा थी, तो वहाँ पे भी जो है एक कारण था कि वो झांसी की रानी चाहती थी कि हमारा जो ये दत्तक पुत्र है इसको हम यहाँ पे शासक बनाएं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्रांति में कूद पड़ी, ब्रिटिश नहीं उसको बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से बेगम हजरत महल अगर देखें लखनऊ में, तो उनका भी एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था ब्रिजिस कादिर। अल्पवयस्क मतलब कम उम्र का, पूरा वयस्क नहीं हुआ है, 18 साल से कम उम्र के पुत्र थे ब्रिजिस कादिर, जो कि बेगम हजरत महल का बेटा था। और वो चाहती थी बेगम हजरत महल कि हमारा यह जो अल्पवयस्क पुत्र है ये हमारा जो है शासक बने यहाँ पे लखनऊ में, लेकिन ब्रिटिश बनने नहीं दे रहे थे। तो उनका भी एक जो अपना मकसद था, इसलिए बेगम हजरत महल वहाँ पे जो है नेतृत्व किया। तो सबका अलग अलग उद्देश्य रहा, सभी अपने अपने मकसद से इस क्रांति में जो है शामिल हुआ था। और ध्यान रखना है कि इसमें जो है छात्र लोग शामिल नहीं हुए थे, किसान शामिल थे, जमींदार शामिल थे और सिपाही मेन रूप से शामिल थे। तो 1857 ईस्वी का क्रांति असफल रहा था, पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। और लेकिन 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद भारत देश में जो क्रांतिकारी थे इनके अंदर आत्मविश्वास जगा और इनको एक मोटिवेशन मिला कि हम अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अंग्रेज का सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अंग्रेज को एकजुटता के साथ भारत से भगा सकते हैं, यहाँ से अपने देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं। तो ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणी भी की कि यह, किसी ने कहा कि यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसी ने कहा धार्मिक एवं जो है राजनीतिक विद्रोह था, तो किसी ने कहा कि यह प्रथम सिपाही विद्रोह था, किसी ने कहा प्रथम सैनिक विद्रोह था। तो अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग साहित्यकार ने अपना अलग अलग थॉट दिया है इसके बारे में। तो फिलहाल उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, तो रहने देते हैं, मेन मुद्दा यहाँ तक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मेन बातें सभी 1857 के ईस्वी की जो समझ में आ गई होगी। बाकी इसके अलावा एक हम लोग देखेंगे, एक चार्टशीट आपको हम पार्ट 2 वीडियो करके देंगे, जिसमें कि कहाँ पे किसने विद्रोह को प्रारंभ किया था और किसने इस विद्रोह को दबाया था, कितना ईस्वी में, इसका हम आपको एक चार्टशीट बना करके थोड़ा सा करवा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबों का देखने के लिए।